हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में। मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं करवाती हूँ आपको बोर्ड के क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आज हम करने वाले हैं शेयर वाले चैप्टर के MCQs। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अलर्ट होकर पढ़िएगा, बहुत काम आने वाले हैं आपके। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एक कंपनी का डैश होता है, क्या होता है। एक कंपनी हैज़ डैश सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एक्सिस्टेंस, लिमिटेड लाइबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, स्थायी जीवन होता है, सीमित दायित्व होता है या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि एक कंपनी के अंदर ये सारी ही विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, पृथक वैधानिक अस्तित्व भी होता है कंपनी का, स्थायी जीवन भी होता है, सीमित दायित्व भी होता है। नेक्स्ट क्या हमारा शेयर होल्डर्स आर। आज हम करेंगे फर्स्ट 70 MCQs। लेसन में टोटल 133 MCQs दे रखे हैं, तो नेक्स्ट बचे हुए जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए करते हैं फटाफट। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं कंपनी के, देखिए कस्टमर्स होते हैं, कोई नहीं होते, ओनर्स होते हैं, क्रेडिटर्स भी नहीं होते, और फोर्थ ऑप्शन तो नन ऑफ दिस। तो ओनर्स होते हैं हमारे शेयर होल्डर। कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन होते हैं, रियल ओनर्स कौन होते हैं, गवर्नमेंट होती है, नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं होते। इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, डिबेंचर होल्डर भी नहीं होते क्योंकि वो एज ए क्रेडिटर की तरह काम करते हैं, कंपनी उनको इंटरेस्ट पे करती है। ए कंपनी इज क्रिएटेड बाय, कंपनी किसके द्वारा बनाई जाती है, कंपनीज एक्ट के द्वारा बनाई जाती है। देखो स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, नो, इन्वेस्टर्स के द्वारा भी नहीं बनती, मेंबर्स के द्वारा भी नहीं बनती, कंपनीज एक्ट के द्वारा ही बनती है। नेक्स्ट है कि एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड, एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति को क्या कहा जाता है, कंपनी कहा जाता है, क्योंकि एकाकी व्यवसाय भी विधान द्वारा निर्मित नहीं होता और साझेदारी फर्म भी नहीं होती, तो कंपनी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सारी कंपनियां जो प्रांतीय विधानसभा या संसद द्वारा पास किए गए विशेष अधिनियम के अंतर्गत काम करती है वो क्या कहलाती है, वैधानिक कंपनी। ठीक है, ऑल दोज कंपनीज विच ऑपरेट अंडर द स्पेशल एक्ट पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी, वैधानिक कंपनियां कहलाती है। एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सदस्यों का दायित्व जो है वो लिमिटेड होता है, उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के मूल्य तक ही उनका दायित्व जो है वो सीमित होता है। मान लो कि एक बंदे ने अगर कंपनी का 100 रुपये वाले 100 शेयर खरीद रखे हैं तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये तक ही है अगर कंपनी के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंपनी में प्रत्येक अंशधारी का दायित्व उसे आवंटित अंशों की कहाँ तक सीमित होता है, आवंटित अंशों की फेस वैल्यू तक सीमित होता है। अभी जैसे मैंने बताया कि अगर एक बंदे ने 100 रुपये वाले 100 शेयर खरीद रखे हैं तो यानी कि 100 रुपये जो फेस वैल्यू है ना उसके 100 रुपये, उसी तक ही उसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, ना ही उससे ज़्यादा होती है ना कम। पेड अप वैल्यू नहीं होती, यूँ थोड़ी उसने अगर 20 रुपये चुका दिया तो वह 20 रुपये तक ही उसकी लायबिलिटी थी। कोल्ड अप वैल्यू भी नहीं होती, रिजर्व प्राइस भी नहीं होती, फेस अप वैल्यू जितने रुपये का शेयर है वहाँ तक ही उसकी लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट है कि एक निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी। देखो इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें पता भी होना चाहिए कि एक प्राइवेट कंपनी में ना मिनिमम जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 2 और मैक्सिमम जो होती है वो होती है 200। और एक पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम होती है वो होती है 7 और मैक्सिमम के ऊपर कोई बाउंडेशन ही नहीं है। और OPC में जो है एक व्यक्ति ही जो है वो उसका सदस्य होता है और एक व्यक्ति एक बार में एक ही OPC का निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट है कि कंपनी की पूंजी ना कुछ इकाइयों में विभक्त होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे शेयर कहा जाता है। ठीक है, शेयर होल्डर रिसीव फ्रॉम द कंपनी, शेयर होल्डर को क्या मिलता है, कंपनी से डिविडेंड मिलता है। अब जो व्यक्ति कंपनी की पूंजी में धन लगाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शेयर होल्डर। ठीक है, कंपनी की पूंजी में धन लगाता है उसे क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। क्रेडिटर नहीं कहेंगे, विनियोजक नहीं कहेंगे, ऋणदाता नहीं कहेंगे, क्रेडिटर इन्वेस्टर लैंडर नहीं कहेंगे, वो होता है शेयर होल्डर। समतांशों को निम्न उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है, समतांशों को कौन से उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है, इक्विटी शेयर्स को किस उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है, कैश रिसिप्ट के लिए, परचेज ऑफ एसेट के लिए, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए जारी, यूँ थोड़ी ना कंपनी को लाभांश देना है तो पैसे नहीं है तो जाके इक्विटी शेयर जो है वो इशू कर दो, फिर जो पैसा आएगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस उद्देश्य के लिए उसे नहीं जारी किया जा सकता। बाकी सभी उद्देश्यों के लिए जारी किया जा सकता है। अगर कंपनी को कैश की जरूरत है तो इक्विटी शेयर जारी कर सकती है, परचेज ऑफ एसेट को एसेट खरीदने तो वहाँ भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो इक्विटी शेयर जारी करके जो पैसा आएगा वहाँ से अपनी एसेट परचेज कर सकते हैं। और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर इन पत्रों का पैसा वापस करना और कंपनी के पास पैसा नहीं है तो वो इक्विटी शेयर को जारी करके पैसा प्राप्त कर सकती है और उस पैसे से वो अपने ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। नेक्स्ट है एक कंपनी निर्गमित कर सकती है, क्या निर्गमित कर सकती है कंपनी, इक्विटी शेयर्स भी निर्गमित कर सकती है और प्रेफरेंस शेयर भी अपने जो है वो इशू कर सकती है। नेक्स्ट है एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती है। देखो
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकती है, रिडीमेबल डिबेंचर भी जारी कर सकते हैं, फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर भी जारी कर सकती है कंपनी, लेकिन रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स वो है वो जारी नहीं कर सकती है। तो प्रस्तावित लाभांश की गणना की जाती है किसके प्रतिशत के रूप में? देखो प्रस्तावित लाभांश क्या होता है, जो डायरेक्टर ने सिर्फ अभी प्रस्ताव किया है उसका अभी तक पेमेंट नहीं की गई है, तो वो जो कैलकुलेट होता है ना वो होता है एज ए परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल। ठीक है, याद रखना पड़ेगा, ये पेड अप कैपिटल की परसेंटेज के रूप में ही हमारा प्रपोज डिविडेंड जो है वो कैलकुलेट होता है। कंपनी में निश्चित दर से लाभांश किसको दिया जाता है? देखो निश्चित दर से लाभांश प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को तो अगर बचेगा पैसा तो मिलेगा लाभांश, अदरवाइज नहीं। डिवेंचर होल्डर को तो सबसे पहले इंटरेस्ट मिलता है और उसे डिविडेंड तो मिलता है नहीं, इंटरेस्ट मिलता है। और प्रमोटर्स को भी ना उनके काम के लिए जो है सैलरी रेम्युनरेशन दिया जाता है। अगर हमारे 75% शेयर होल्डर जो है वो एग्री करते हो तो वहाँ पे अलग अलग कंडीशन होती है, तो डिविडेंड इन्हें नहीं दिया जाता है। डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। एक कंपनी का पूर्वाधिकारी अंश प्रतिनिधित्व करता है। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कंपनी का लोन थोड़ी ना होता है, डिविडेंड भी नहीं होता और एसेट भी नहीं होता, तो वो कंपनी की कैपिटल होती है। ठीक है, समतांश की तुलना में भागीदारी पूर्वाधिकारी अंशों को अधिकार प्राप्त नहीं है। एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर डज नॉट हैव दिस टाइप ऑफ, क्या अधिकार प्राप्त नहीं है? उन्हें वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, उन्हें कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं है, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। बाकी लाभांश का अधिकार होता है, उन्हें पूंजी वापसी का अधिकार भी सबसे पहले होता है, और अतिरिक्त लाभांश पाने का अधिकार भी होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन से होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उस पूर्वाधिकारी अंशों को क्या क्या होता है? देखो, केवल लाभांश पाने का पूर्वाधिकार है, लाभांश क्यों? उन्हें तो पूंजी वापस पाने का भी अधिकार होता है, पर हमें भाग लेने का अधिकार उन्हें बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी के समापन के समय पूंजी वापस करने का, तो ये फर्स्ट और थर्ड हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि लाभांश पाने और कंपनी के समापन के समय पूंजी वापस पाने का अधिकार होता है, पूर्वाधिकार होता है। देखो नेक्स्ट क्या है? ऐसे अंश जिन पर लाभांश की दर पूर्व निश्चित नहीं होती और लाभों की उपलब्धता के अनुसार लाभांश की दर प्रति वर्ष बदलती रहती है, वो कौन से होते हैं? हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं। क्योंकि जो हमारे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के होते हैं उन पर तो लाभांश की दर निश्चित होती है। वो अलग बात है कि अगर जिस साल कंपनी में प्रॉफिट है उसे डिविडेंड दिया जाता है, अदरवाइज नहीं दिया जाता, लेकिन लाभांश की दर जो है वो निश्चित होती है। और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश उसमें भी निश्चित होती है। और बिना गारंटी के पूर्वाधिकारी, यानी कि तीनों ही ऑप्शन में पूर्वाधिकारी है, प्रेफरेंस शेयर्स है, और प्रेफरेंस शेयर्स की तो जो डिविडेंड रेट है वो हमारी डिसाइडेड होती है, इक्विटी शेयर्स की नहीं होती है। नेक्स्ट है कि समता अंशों पर लाभांश की दर क्या होती है? समता अंशों पर लाभांश की दर पूर्व निर्धारित नहीं होती है। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व निर्धारित होती है, गलत हो गया। सेकंड है पूर्व निर्धारित होती है, ये भी गलत हो गया। और डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सी हमारा ऑप्शन बच गया, पूर्व निर्धारित नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा ऐसे पूर्वाधिकारी अंश जिनके धारकों को अधिकार होता है कि वो अपनी इच्छा अनुसार पूर्वाधिकारी अंशों को निर्गमन की शर्तों के अनुसार समता अंशों में परिवर्तित करा सके, तो वो कौन से होते हैं? प्रेफरेंस शेयर इन केस द होल्डर ऑफ दीज have a right to convert their preference share into equity shares at their option according to the term of issue. Such shares are called, कौन से होते हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं हमारे। नेक्स्ट है कि ऐसा पूर्वाधिकारी अंश जिसे अधिक लाभों में भाग लेने का अधिकार होता है। देखो ये तो पता ही होगा सभी को, नॉन पार्टिसिपेटिंग भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, वो कौन से होते हैं? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। देखो फर्स्ट क्या है? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? कि जिनका डिविडेंड, जिस साल कंपनी का प्रॉफिट है तो डिविडेंड पेड कर दिया जाएगा, और अगर अगले साल प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो इनका डिविडेंड जो है वो पेड नहीं किया जाएगा, और ना ही वो संचित किया जाएगा, ना ही वो क्यूमुलेट किया जाएगा, यानी कि जिस साल प्रॉफिट है उस साल दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। सेकंड ऑप्शन है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, तो ये हमारा ऑप्शन है। थर्ड है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? जो सिर्फ कंपनी के समापन के समय ही जिनकी पूंजी वापस देने का कंपनी को अधिकार होता है। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? जिनको दूसरी तरह के अंशों में परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता। तो हमारा क्वेश्चन कहता है ऐसा पूर्वाधिकारी अंश जिसे अधिक लाभों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, वो होता है हमारा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किन अंशधारियों को भविष्य के लाभों में से अदत्त लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है? वो होते हमारे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, यानी कि इनके डिविडेंड तब तक इकट्ठा होता जाएगा जब तक कि कंपनी इनको पूरी तरह से पेमेंट ना कर दे। तो विच शेयर होल्डर आर रिटर्न देयर कैपिटल आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम। भाई कौन से ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिनका निश्चित अवधि के बाद पूंजी वापस कर दी जाती है? ये होते हैं हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल कौन से होता है? जो सिर्फ समापन के समय जिनकी पूंजी वापस दी जाती है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन से होता है? जिनका डिविडेंड जो है हर साल इकट्ठा होता जाता है जब तक कि कंपनी पेमेंट ना कर दे। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? भाई कंपनी के बाद जो प्रॉफिट है उसमें से प्रेफरेंस का डिविडेंड देने के बाद, इक्विटी को डिविडेंड देने के बाद जो बच गया उसमें से भी इनको कुछ ना कुछ भाग लेने का अधिकार होता है, वो होता है हमारा भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित विवरण समता या पूर्वाधिकारी अंशों के विषय में इसमें से कौन सा केवल पूर्वाधिकारी पर लागू होता है? देखो कौन सा केवल पूर्वाधिकारी अंशों पर लागू होता है? फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो विच दैम अप्लाई ओनली टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। डिविडेंड्स आर यूजुअली गिवन एट ए सेट अमाउंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर वित्तीय वर्ष में लाभांश प्राय निश्चित राशि के ही दिए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है कि जब तक स्पष्ट वर्णित ना हो पूर्वाधिकारी अंश क्या माना जाएगा, यानी कि पूर्वाधिकारी अंश के जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना उसके ऊपर लिखा ही नहीं हुआ कि किस तरह का, तो उसे कौन सा मानेंगे, उसे मानेंगे क्यूमुलेटिव, यानी कि कंपनी जब तक डिविडेंड ना दे दे तब तक इसका डिविडेंड इकट्ठा होता रहेगा। नेक्स्ट है नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी कि इसे बचे हुए लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार नहीं है। और नॉन कन्वर्टेबल, जो दूसरे तरह के समता अंशों में अपने अंशों को कन्वर्ट नहीं करवा सकते, यानी कि जब लिखा नहीं हुआ, जब स्पेसिफिक क्लियर नहीं है कि किस तरह के प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो उन्हें माना जाता है क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल। नेक्स्ट हमारा अंकित पूंजी क्या होती है। देखो नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होती है। नॉमिनल शेयर कैपिटल ना हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, जो सबसे बड़ी पूंजी होती है कंपनी की। फर्स्ट ऑप्शन है अधिकृत पूंजी का वह भाग, तो अधिकृत पूंजी का भाग नहीं है, ये तो अधिकृत पूंजी ही है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब पूंजी का वह भाग जो संभावित अंशधारियों द्वारा वास्तव में आवेदित किया गया है, यानी कि द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड बाय द, नो अप्लाइड जब करते हैं वो सब्सक्राइब कैपिटल होगी, ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली पेड बाय द, ये पेड अप कैपिटल होगी, ये भी नहीं हुआ ऑप्शन। नेक्स्ट है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, ये हमारा ऑप्शन है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल हमारा ऑथराइज कैपिटल होती है, हमारी नॉमिनल शेयर कैपिटल होती है। नेक्स्ट है कि पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जाता है वो होता है हमारा रिजर्व कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि न मांगी गई पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जाता है वो होता है हमारा रिजर्व। बीच में वीडियो मत छोड़ना बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आप लोगों के लिए। एमसीक्यू बहुत आने वाले, पता नहीं कहाँ से क्या आउट किया जाए, और शेयर का चैप्टर तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सारी चीज़ें कर लोगे ना, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू, तब जाके अच्छे से आता है ये वाला चैप्टर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कैपिटल इंक्लूड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड, कौन सी कैपिटल होती है। बैलेंस शीट में जो कंपनी, बैलेंस शीट में जो हमारी कैपिटल दिखाई जाती है वो होती है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पूंजी का संचय में क्या हस्तांतरित किया जाता है। देखो कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट। अब छाट लो कि कौन सा कैपिटल प्रॉफिट है। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, ये भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। और प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर, ये भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ, रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट होती है, रिजर्व कैपिटल होती है हमारी अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होती है। रिजर्व कैपिटल कौन सी कैपिटल, अभी जो बताइए ऊपर कि न मांगी गई पूंजी का वह भाग, तो न मांगी गई पूंजी ही हमारा ये रिजर्व कैपिटल होती है। नेक्स्ट है हमारा कि पंजीकृत पूंजी निम्न का भाग है। पंजीकृत पूंजी यानी कि ऑथराइज कैपिटल किसका भाग है, ठीक है। रजिस्टर्ड कैपिटल सॉरी किसका भाग है, रिजर्व का, प्रार्थित का। देखो ये सारी कैपिटल जो है वो पंजीकृत पूंजी का भाग होती है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका ऑप्शन हो जाए, ठीक है। रजिस्टर्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कि रिजर्व कैपिटल इज ओनली नोन बाय, रिजर्व कैपिटल इज ऑल्सो नोन बाय, किस नाम से भी जानी जाती है, ये नामों से नहीं जानी जाती है। ना ये कैपिटल रिजर्व होते हैं, ना सब्सक्राइब कैपिटल होते हैं, ना गोल्ड अप कैपिटल होते हैं, नन ऑफ अबव। रिजर्व कैपिटल इज, रिजर्व कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, ना मांगी गई पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है। पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच में बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्या है हमारा, इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल एट द लास्ट, सबसे लास्ट में क्या दिखाया जाता है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सबसे पहले क्या जाएगी ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर हमारी इशूड कैपिटल आ जाएगी, और रिजर्व शेयर कैपिटल हमारी कंपनी के समापन के समय क्रेडिटर के लिए उपलब्ध होती है। किस पूंजी को बैलेंस शीट में अंश पूंजी शीर्षक के अंतर्गत नहीं दिखाया जाता, रिजर्व कैपिटल को देखा, ठीक है। रिजर्व कैपिटल को नहीं दिखाया जाता, बाकी आती है हमारी सबसे पहले ऑथराइज्ड आती है, फिर हमारी इशूड आती है, फिर हमारी सब्सक्राइब्ड आती है। रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ, रिजर्व कैपिटल किसका भाग है, कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली इन द लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी। बार बार आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजर्व कैपिटल क्या होती है, ना मांगी गई पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन के समय लेनदारों के लिए उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कौन सा हमारा ये वाला कि ऑथराइज्ड कैपिटल इज ग्रेटर देन इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज मेंशनड इन, ऑथराइज्ड कैपिटल किसमें मेंशन होती है, हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। नेक्स्ट हमारा कि इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर द लॉक इन पीरियड इज, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है, जब एक हमारी जो पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू नहीं करती, बल्कि उसे विश्वास है कि वो अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, प्रमोटर से, ठीक है, ये हमारे एनआरआई से पैसे इकट्ठा कर लेगी, तो वो पब्लिक इशू नहीं करती है। तो इस सिचुएशन में प्राइवेट प्लेसमेंट में अपने मित्र रिश्तेदारों को शेयर जो इशू कर दिए जाते हैं, और जब इस तरह के शेयर इशू किए जाते हैं ना, तो इनका लॉक इन पीरियड क्या होता है, 3 साल, यानी कि इन शेयरों के जो शेयर धारक है, जो हमारे शेयर होल्डर हैं, वो 3 साल तक इनको बेच नहीं सकते। नेक्स्ट अंशों के निजी बिक्री की दिशा में जब कंपनी द्वारा सर्वसाधारण को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता, तो कंपनी पर विवरण करने की अपेक्षा, निर्गमन करने की अपेक्षा क्या करती है, हमारा स्थानापन्न पर विवरण तैयार करती है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रिपेयर द स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट है कि कंपनी के निजी विक्रय की दिशा में कंपनी पूंजी एकत्रित करने के लिए आम जनता को आमंत्रित नहीं करती है, डज नॉट इनवाइट द पब्लिक। 45 क्वेश्चन हमारा है
कि शेयर इशूड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स इन कंसिडरेशन ऑफ, देखो डायरेक्टर और जो एम्प्लॉयज़ है जो अगर जिन्होंने अच्छा काम किया तो कंपनी क्या करेगी, उन्हें पैसा देने के बजाय शेयर दे देती है, ठीक है, शेयर दे देती है। तो ऐसे शेयर को क्या कहते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वेट इक्विटी शेयर। नेक्स्ट है हमारा, एक कंपनी में इशू द शेयर्स, कंपनी कैसे इशू कर सकती है, बाय प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन भी कर सकती है और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी कर सकती है। तीनों ही हमारे तरीके अपना सकती है कंपनी अपने शेयर को इशू करने के लिए, तो ऑल ऑफ द वेज का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर इंक्लूड, पब्लिक सब्सक्रिप्शन में क्या इंक्लूड हो जाता है, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, फिर एप्लीकेशन रिसीव करती है, फिर अलॉटमेंट करती है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। एक आवेदक को उसके आवेदन के बदले निश्चित संख्या में अंश दिए जाने को निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, अलॉटमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफाइन व्हेन एप्रोप्रिएट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ शेयर इज मेड टू बी एप्लीकेंट, एक एप्लीकेंट को कितने शेयर दिए जाएंगे, ये क्या कहलाता है, शेयर अलॉटमेंट। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए, यानी कि जो एप्लीकेशन मनी जो कंपनी मंगाती है ना वो कम से कम 90% उसे रिसीव होनी चाहिए, तभी वो आगे अलॉटमेंट कर सकते हैं, नहीं तो वो नहीं कर सकती है, ठीक है। सेबी गाइडलाइंस के अनुसार मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90%। नेक्स्ट है कि अंशों के आवंटन के लिए अन्य शर्तों के अलावा यह शर्त जरूरी है, कौन सी शर्त जरूरी है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, क्योंकि अगर उससे मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा तो कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए। पर्सनस हु स्टार्ट ए कंपनी, जो कंपनी को स्टार्ट करते हो प्रमोटर कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ 90% इज रिलेटेड टू विच शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, कि जितनी उसने इशू करी है उसका 90% उसे मिलना चाहिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा होता है, हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट है सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार प्रति अंश आवेदन की राशि अंश के निर्गमन मूल्य के कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25% होनी चाहिए, यानी कि एप्लीकेशन मनी, ये अगर 100 रुपये का शेयर है तो कम से कम 25 रुपये कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम में मंगाने चाहिए। नेक्स्ट है, एक कंपनी के प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए 10 रुपये वाले 4000 शतांश 8% के प्रीमियम पर इशू किए गए। 4000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच वर इशूड एट 8% प्रीमियम टू द प्रमोटर्स ऑफ ए कंपनी फॉर देयर सर्विसेज विच अमाउंट विल बी डेबिटेड, यहाँ पे हमारा हो जाएगा गुडविल अकाउंट या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला हमारा एमसीक्यू बन जाता है यहाँ पे, कि प्रमोटर्स को उनकी सेवाओं के लिए जो शेयर इशू किए जाएंगे तो कौन सा खाता डेबिट होगा, ये हमारा खाता डेबिट होगा, गुडविल अकाउंट या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है हमारा कि इशू ऑफ शेयर एट ए प्राइस हायर देन इट्स फेस वैल्यू कार्ड। ये क्वेश्चन ये वाली वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम की, तो वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़ी आसान क्वेश्चन है कि अंकित मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर जब अंशों का शेयर इशू करेंगे तो क्या कहलाता है, वो इशू एट ए प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर प्रीमियम क्या होता है, हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, वो बहुत अच्छे से करी थी हमने उस वीडियो में पूरा ये। तो नेक्स्ट क्या है, तो फॉलोइंग इज नॉट है कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट कौन सा नहीं है, कैपिटल प्रॉफिट उनके प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, ये भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। जो कैपिटल प्रॉफिट है वो भी बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, क्वेश्चन में ये आ गया तो बताओ कौन सा कैपिटल प्रॉफिट है, फिर कैसे करोगे। तो कैपिटल प्रॉफिट जो है उन्हें रट्टे मार लो, उन्हें याद कर लो, समझ लो, अच्छे से माइंड में सेट कर लो कि प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन रोज रोज थोड़ा होता है कंपनी का, और ठीक है इनकॉर्पोरेशन से पहले के जो प्रॉफिट है वो हमारे इसमें आ जाएंगे। प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट रोज रोज थोड़ा बिकती है तो वो कैपिटल प्रॉफिट है। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो कौन सा नहीं है, कंपनसेशन रिसीव ऑन द टर्मिनेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध के भंग होने के कारण जो क्षतिपूर्ति मिलती है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट नहीं होता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर कितनी होती है, कोई सीमा ही नहीं होती है, ठीक है। सरकार ने कहा कि एक कंपनी जितनी अच्छी होगी ना, जितनी मार्केट में उसकी रेपुटेशन होगी, वो उतना ही ज़्यादा प्रीमियम पे अपने शेयर को इशू कर सकती है। नेक्स्ट है व्हेन ए कंपनी शेयर इशू शेयर एट ए प्रीमियम द अमाउंट ऑफ प्रीमियम शुड बी रिसीव्ड बाय द कंपनी along with any of the above, या तो एप्लीकेशन के साथ मंगा ले कंपनी, अलॉटमेंट के साथ मंगा ले, कॉल्स के साथ मंगा ले, कंपनी की इच्छा है। नेक्स्ट है प्रतिभूति प्रीमियम खाते का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखो फिर से इंपॉर्टेंट लाइन आ गई कि किसके लिए किया जा सकता है, ये मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से कराया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम राशि का प्रयोग कौन कौन से उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो हमारा ये 8 नंबर की जो थ्योरी आती है ना उसमें भी बहुत बार आया है हरियाणा बोर्ड में कि सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि का प्रयोग किस किस के लिए किया जा सकता है। सबसे पहला है का प्रयोग किया जा सकता है अपने दायित्वों को चुकाने के लिए, करों के दायित्वों को चुकाने के लिए, यानी कि पेइंग टैक्स लायबिलिटी, अंशों पर लाभांश देने के लिए, पेइंग डिविडेंड ऑन शेयर्स, और हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर कटौती देने के लिए, अलोइंग डिस्काउंट ऑन द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, कि मीटिंग द कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर के लिए नहीं किया जा सकता हमारे शेयर प्रीमियम अकाउंट का प्रयोग।
नेक्स्ट है कि अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर, अब देखो किस किस के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, इशूइंग बोनस शेयर ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर, सभी के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, यदि 10 रुपये वाला अंश 30% के प्रीमियम पर इशू किया जाएगा तो कितना हो जाएगा उसका इशू प्राइस। देखो 10 रुपीज़ का 30% उसके अंदर ऐड कर दो, 10 रुपये का 30% 3 रुपये है, 10 और 3 13 रुपये। नेक्स्ट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ द शेयर प्रीमियम इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंशों पर प्राप्त प्रीमियम की राशि को कहाँ क्रेडिट किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर, अब देखो किसके लिए नहीं किया जाता, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए किया जाता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये भी मैंने उस वीडियो में करवाया है, तो प्लीज़ आपने अगर वे पीछे वाली वीडियो नहीं देखे तो उन्हें देखें, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाले वीडियो सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए हैं। नेक्स्ट है इशूइंग बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर, अंशधारियों को बोनस अंश निर्गमित करने के लिए, कंपनी द्वारा अंशों पर दी गई छूट को अपलिखित करने के लिए, सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व के लिए कंपनी के शेयर प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही है कि प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते का उपयोग किस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है। ये हमारा है कैश डिविडेंड के लिए नहीं किया जाता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश डिविडेंड के लिए कभी भी हम इसका शेयर प्रीमियम का उपयोग नहीं करेंगे। प्रारंभिक व्यय के अपलेखन के लिए करेंगे, पूर्णतः बोनस अंशों के निर्गमन के लिए करेंगे, अपने अंशों का बायबैक करने के लिए करेंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश डिविडेंड के लिए नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को कहाँ दिखाया जाना चाहिए। एसेट साइड में बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाना चाहिए। ये हमारा दिखाया जाता है ऑन द एसेट एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारा कि अदत्त याचना पर यानी कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल एफ एट 10%। क्या अदत्त याचना कितनी होती है हमारी, अदत्त याचना यानी कि जो हमारी कॉल्स नहीं मिली है कंपनी को उसके ऊपर इंटरेस्ट जो कितना होता है 10% होता है। एंड अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर्स इज डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में से ये लेस कर दी जाती है कॉल इन एरियर, और जो कॉल इन एडवांस होता है वो प्लस कर दिया जाता है। कॉल इन एरियर यानी कि अगर किसी शेयर होल्डर ने किसी कॉल का पैसा नहीं दिया था वो कॉल इन एरियर में आ जाएगा, वो लेस कर दिया जाएगा। और कॉल इन एडवांस होता है कि अगर किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया तो वो कॉल इन एडवांस में आ जाएगा और वो ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है टेबल एफ की, देखो यहाँ कॉल इन एडवांस पे कितना ब्याज देना पड़ेगा कंपनी को, कंपनी के पास एडवांस में पैसा आ गया ना तो उसे 12% देना पड़ेगा। और कॉल इन एरियर था जो कंपनी के पास पैसा नहीं आया तो वहाँ पर कंपनी कितना चार्ज करेगी, 10% चार्ज करेगी। ठीक है गाइस, तो आज के हमारे 70 क्वेश्चन हो गए हैं। प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखना और 2 बार जरूर देखना वीडियो को, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से एमसीक्यू की तैयारी हो जाएगी। और पेपर में आपकी बार एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 12 मार्क्स के आएंगे हमारे एमसीक्यू, और ये एमसीक्यू से फुली हमारी जो थ्योरी है वो कवर भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।